एक बार निकोला टेस्ला अपने दोस्त के साथ वेरोसिलिगेट सिटी पार्क में घूम रहे थे। साथ ही साथ एक पोएम गुनगुना रहे थे, लेकिन वह इस बात से अनजान थे कि उस दिन वह इतिहास बदलने वाले हैं। साल था 1882। केवल 2 साल हुए थे जब एडिसन ने अपना इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और डायरेक्ट करंट जनरेटर को पेटेंट कराया था। डायरेक्ट करंट जनरेटर यानी कि डीसी जनरेटर, जो कि केवल एक डायरेक्शन में बिजली फ्लो कराते थे। लेकिन उस समय एडिसन का यह ब्रेक थ्रू इन्वेंशन पूरी दुनिया के लिए एक मिरेकल साबित हुआ। हालांकि एडिसन के डीसी जनरेटर में काफ़ी सारे सीरियस लिमिटेशन भी थे, जैसे कि उन जनरेटर्स में ऐसा कोई भी सर्किट मौजूद नहीं था जो कि डायरेक्ट करंट के वोल्टेज को चेंज कर सके। इसी वजह से एडिसन के जनरेशन प्लांट केवल उन कस्टमर्स को ही बिजली पहुंचा पाते थे जो कि पावर प्लांट से केवल 2 मील के रेडियस में मौजूद हों। यानी कि एडिसन का डीसी करंट किसी नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया में अवेलेबल ही नहीं हो सकता था। हालांकि एडिसन का यह इन्वेंशन उस समय दुनिया के लिए एक काफ़ी बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हुआ। चलिए वापस आते हैं 1882 में। निकोला टेस्ला अपने दोस्त के साथ पार्क में घूम रहे थे। तभी टेस्ला को डूबते हुए सूरज को देखकर उनके दिमाग में एक विजन आया, एक आइडिया आया, और उन्होंने वहीं पर बैठे बैठे एक ऐसी मोटर की वर्किंग के बारे में सोच लिया था जो कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बनाए, और जो इलेक्ट्रिक करंट वह बनाएगी वह इलेक्ट्रिक करंट अपनी डायरेक्शन को अल्टरनेट यानी कि चेंज करता रहेगा। उस करंट की डायरेक्शन हर सेकंड में कई बार चेंज होती रहेगी। अपने दिमाग में यह सब सोचने के बाद उन्होंने एक लकड़ी ली और उस मोटर के डायग्राम को मिट्टी पर बना दिया। उनका दोस्त यह सब देख रहा था, लेकिन उसको अंदाजा नहीं था कि टेस्ला क्या कर रहे हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब टेस्ला ने इस मोटर के बारे में सोचा होगा, क्योंकि देखा जाए तो उस समय ऐसी मशीन बनाना जो कि करंट की डायरेक्शन को चेंज करती रहे टेक्निकली और थ्योरेटिकली इम्पॉसिबल है। इनफैक्ट 7 साल पहले ऑस्ट्रिया में निकोला टेस्ला के प्रोफेसर ने टेस्ला का मजाक भी बनाया जब टेस्ला ने अपने सर को एक आइडिया सजेस्ट किया कि सर, डायरेक्ट करंट जनरेटर को मॉडिफाई करके अल्टरनेटिंग करंट में बदला जा सकता है। टेस्ला की इस बात को सुनकर उनके प्रोफेसर ने उनका मजाक बनाया। हालांकि टेस्ला कॉलेज से तो निकल गए, लेकिन उनका इमेजिनेशन नहीं गया था, और 7 साल बाद आखिरकार सोचते सोचते उन्होंने उस मोटर को परफेक्टली सोच लिया था। उसकी वर्किंग और वह कैसे काम करेगी, इन सब के बारे में सोच लिया था। बस अब उनका पहला कदम था इसको रियलिटी में लाना। इसके बाद टेस्ला पेरिस गए, जहाँ पर वो कॉन्टिनेंटल एडिसन की कंपनी में काम करने लगे। वहाँ पर वो कमर्शियल जगहों पर लाइटनिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते थे, लेकिन उनका पैशन उन इक्विपमेंट्स की डिज़ाइन को और इम्प्रूव करना था जो कि बाहर के देशों से आते थे और एडिसन के आइडिया पर वर्क करते थे। तो अगर किसी तरह टेस्ला अपने काम के जरिए अपने सुपीरियर्स की अटेंशन गेन कर पाते तो वह अपनी रिवॉल्यूशनरी मोटर उनके सामने प्रेजेंट कर सकते थे और फंडिंग और सपोर्ट पा सकते थे। और पेरिस में टेस्ला की इंजीनियरिंग जल्दी ही नोटिस कर ली गई। टेस्ला ने भी कई सारे आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया जिससे कि एडिसन के डायरेक्ट करंट डायनेमोज थोड़े और इम्प्रूव हो जाएं। अब 1 साल बाद टेस्ला स्ट्रेसबर्ग फ्रांस में रेलवे लाइटनिंग सिस्टम को रिपेयर करने के लिए गए। उन्होंने वहाँ रिपेयर तो किया, लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने अपनी अल्टरनेटिंग करंट मोटर का पहला प्रोटोटाइप वहीं पर बिल्ड किया, और वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने विजुलाइज किया था, जैसा उन्होंने सोचा था। यह देखते ही टेस्ला ने इन्वेस्टर्स को अपनी डिवाइस दिखाने के लिए बुलाया और कई सारे बिजनेसमैन आए, लेकिन कोई भी उनकी वह डिवाइस को समझ ही नहीं पा रहा था। किसी को भी उनकी उस डिवाइस में कोई कमर्शियल वैल्यू ही नहीं दिखी, इसलिए सब ने इसको रिजेक्ट कर दिया। किसी ने भी टेस्ला को फंडिंग नहीं दी, क्योंकि कोई भी उनकी उस मोटर को समझ ही नहीं पा रहा था। इस बात से टेस्ला काफ़ी दुखी हुए और उन्होंने फाइनली यह डिसाइड किया कि इस मोटर को रियलाइज कराने के लिए उन्हें दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थॉमस एडिसन से मिलना होगा। यहाँ पर एक लेसन है, हर एक फील्ड में अगर कोई इंसान कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करता है तो जितना विजनरी उसका वर्क होगा उतने ही कम लोग उसको समझ पाएंगे। यही कारण था कि इन्वेस्टर टेस्ला के प्रोजेक्ट में कोई फ्यूचर ही नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि वो उनको समझ ही नहीं पा रहे थे। यही कारण था कि टेस्ला ने यह सोचा, यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से तो अच्छा यही है कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड यानी कि एडिसन से मिलूं, तो वह इस पर मेरी मदद कर पाएंगे। और फिर उस महीने के एंड में
टेस्ला न्यूयॉर्क सिटी जाने के लिए रेडी हो गए। उनके अंकल ने उन्हें कुछ पैसे दिए और टेस्ला के बॉस ने एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दिया जिसको उन्होंने एडिसन को देने के लिए कहा। इसमें लिखा हुआ था, आई नो 2 ग्रेट मैन एंड यू आर वन ऑफ देम, द अदर इज दिस यंग मैन। तो लगभग ट्रेन मिस करने के बाद, सारे पैसे, टिकट, पासपोर्ट और लगेज खो जाने के बाद भी टेस्ला ने किसी तरह न्यूयॉर्क पहुंचना मैनेज कर लिया। हालांकि रास्ते में उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया था, लेकिन इंक्वायरी होने पर वो इनोसेंट साबित हुए और फाइनली कई सारी मुसीबतों का सामना करते हुए वो जून 6, 1884 में न्यूयॉर्क सिटी पहुंच गए। उस समय टेस्ला के पास कुछ भी नहीं था, केवल जेब में कुछ पैसे, कुछ पोयम और एक फ्लाइंग मशीन की कैलकुलेशन थी जिसको टेस्ला ने एक दिन बनाने की सोचा था, और वही लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जिसको उनके बॉस ने दिया था। और टेस्ला पहुंच गए सीधे एडिसन के पास। टेस्ला ने एडिसन को बताया कि पहले वह उनकी कंपनी में काम करते थे, और टेस्ला ने ब्रीफली डिस्क्राइब किया कि कैसे उन्होंने एडिसन की कंपनी में इंजीनियरिंग वर्क किया है। और साथ ही साथ टेस्ला ने एडिसन को अपने प्लान भी बताया अल्टरनेटिंग करंट मोटर का। देखिए, डायरेक्ट करंट को आए हुए 1 दशक भी नहीं हुआ था और टेस्ला ने एडिसन के साथ हाथ मिला लिया। एडिसन का मैनहट्टन में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क न केवल प्रॉफिटेबल था बल्कि एकमात्र ऑप्शन था लोगों तक बिजली पहुंचाने का। तो जब टेस्ला ने एडिसन को एक्सप्लेन किया कि अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी का फ्यूचर हो सकती है, तो एडिसन ने इस बात को बिल्कुल इनकार कर दिया और कहा यह बिल्कुल अननेसेसरी है, क्योंकि डायरेक्ट करंट अपना काम अच्छी तरह से कर रहा है और लोग भी इसको पसंद करते हैं। और दूसरी बात, एडिसन को डीसी सप्लाई काफी ज्यादा प्रॉफिट दे रही थी। तो एडिसन के अकॉर्डिंग जो भी चीज एडिसन को चैलेंज करे वह साइंस में एडवांसमेंट नहीं है बल्कि उनके लिए खतरा है। इसलिए एडिसन ने टेस्ला के एसी मोटर प्लान को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन एडिसन को टेस्ला पसंद भी आए और उन्होंने टेस्ला को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के वर्क पर हायर कर लिया। शुरुआत में टेस्ला का काम काफी सिंपल हुआ करता था, जैसे कि लाइटनिंग सिस्टम को सुधारना, लेकिन केवल कुछ महीनों में ही टेस्ला एडिसन के मोस्ट वैल्यूएबल इंजीनियर्स में से एक बन गए और कंपनी की ज्यादातर डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने लगे। एडिसन ने टेस्ला को डैम गुड मैन का टाइटल भी दिया। 1885 में टेस्ला ने एडिसन को बताया कि उनके डायरेक्ट करंट जनरेटर को काफी हद तक सुधारा जा सकता है उनके की एलिमेंट कोर को डिजाइन करके। इस पर एडिसन ने सोचा कि यह इम्पॉसिबल है और एडिसन ने टेस्ला को प्रॉमिस किया कि अगर टेस्ला ने ऐसा कर दिया तो वह टेस्ला को $5000 देंगे। और फिर टेस्ला इस पर टायरलेसली वर्क करते रहे और एडिसन के जनरेटर्स को और इम्प्रूव करते रहे अपने खुद के डिजाइन के पार्ट्स का यूज करके। और जब टेस्ला ने अपना काम खत्म किया तो वह जनरेटर एडिसन के जनरेटर के काफी ज्यादा इम्प्रूव वर्जन थे, काफी ज्यादा एफिशिएंट और ड्यूरेबल थे। इससे एडिसन को और ज्यादा फायदा होगा। टेस्ला ने एडिसन के डीसी जनरेटर को और ज्यादा इम्प्रूव कर दिया था और एडिसन भी इससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए थे। लेकिन जब टेस्ला ने अपने $5000 मांगे तो एडिसन हंसने लगे और एडिसन ने कहा कि वह $5000 वाली बात को मजाक के तौर पर कह रहे थे। एडिसन ने कहा, टेस्ला, यू डोंट अंडरस्टैंड अवर अमेरिकन ह्यूमर्स। $5000 देने की बजाय एडिसन ने टेस्ला को हर हफ्ते की सैलरी में $10 बढ़ाने का ऑफर दिया। टेस्ला की करंट सैलरी थी $18, लेकिन टेस्ला को एडिसन की इस बात पर काफी बुरा लगा और टेस्ला ने एडिसन की कंपनी को छोड़ दिया। और यहाँ से शुरुआत हुई एडिसन और टेस्ला के बीच में चलने वाली लाइफ लॉन्ग बैटल की। जिस आदमी पर टेस्ला ने विश्वास किया था उससे धोखा खाने के बाद टेस्ला बेरोजगार हो गए और अपने सर्वाइवल के लिए उन्हें एक ऐसी जॉब लेनी पड़ी जिसको हम सोच भी नहीं सकते। उन्हें डिश डिगर की जॉब करनी पड़ी। डिश डिगर यानी कि गड्ढे खोदना। वह गड्ढे खोदने लगे और इस काम के लिए उन्हें हर दिन $2 मिलते थे। टेस्ला ने बताया कि उनका यह समय काफी बुरा था क्योंकि हर जगह से फेल होने के बाद वह अपने आप से सवाल करने लगे थे कि मेरे इस एजुकेशन का क्या मतलब है। हालांकि फिर भी वह अपने अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम, जनरेटर्स, मोटर और ट्रांसफार्मर पर अपनी डिजाइन को और भी एक्सपेंड करने लगे। लेकिन पैसे न होने की वजह से वह उनका प्रोटोटाइप नहीं बना पाए और ना ही इनको पेटेंट के लिए अप्लाई कर पाए। लेकिन इस सब के बावजूद भी मैनहट्टन में कानों कान यह खबर पहुंचने लगी थी कि एक जीनियस इंजीनियर अपने सर्वाइवल के लिए डिश डिगिंग की जॉब कर रहा है।
और इस बात की भनक लगते ही कुछ वेल्दी इन्वेस्टर टेस्ला को अप्रोच किए और आर्क लाइटनिंग का एक इम्प्रूव सिस्टम बनाने को कहे। हालांकि टेस्ला के लिए यह एक आइडियल अपॉर्चुनिटी थी, साथ ही साथ इन्वेस्टर का वह ग्रुप टेस्ला की इलेक्ट्रिक कंपनी को फाइनेंस करने के लिए मान गए थे। टेस्ला ने भी उनके लिए एक यूनिक आर्क लाइटनिंग एक काफ़ी अच्छे डिजाइन और एफिशिएंसी के साथ बनाकर दी, लेकिन जैसे ही कंपनी प्रॉफिटेबल होने लगी तो ज़्यादातर पैसे इन्वेस्टर के पास जाते थे। और जब टेस्ला ने इन्वेस्टर्स को अल्टरनेटिंग करंट मोटर के लिए फंडिंग प्रोवाइड करने को कहा तो ना केवल इन्वेस्टर्स ने इस बात से इनकार कर दिया, बल्कि टेस्ला को कंपनी से ही निकाल दिया। टेस्ला फिर से बेरोजगार और टूट गए थे। लेकिन इसी बीच दो लोग टेस्ला को अप्रोच किए। एक थे अल्फ्रेड ब्राउन, जो कि वेस्टर्न यूनियन के डायरेक्टर थे, और दूसरे चार्ल्स पेक, न्यूयॉर्क सिटी के न्यू अटर्नी। वह दोनों टेस्ला के अल्टरनेटिंग करंट थ्योरी के डिज़ाइन के बारे में जानने के लिए टेस्ला के पास गए। टेस्ला ने उनको पूरा सिस्टम समझाया, जनरेशन से लेके ट्रांसमिशन का, और वो दोनों टेस्ला की इस बात से इम्प्रेस हो गए और टेस्ला के इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी भी हो गए। उन्होंने टेस्ला को एक छोटी सी लेबोरेटरी एडिसन के ऑफिस के काफ़ी क्लोज में बनाकर दी, जहां पर वो अपने प्रोजेक्ट पर वर्क कर सकते थे। नवंबर 1987 में टेस्ला ने 7 यूएस पेटेंट को फाइल किया। उनके उस पेटेंट में कंप्लीट सिस्टम शामिल था, जनरेटर का, ट्रांसफार्मर का, ट्रांसमिशन लाइन का, मोटर्स, लाइटनिंग, इन सब का। और टेलीफोन के पेटेंट के बाद यह काफ़ी वैल्यूएबल पेटेंट बना। तो अग्रीमेंट के अनुसार टेस्ला ने अपनी ओनरशिप 50-50 बेसिस पर इन्वेस्टर्स के संग डिवाइड की थी। टेस्ला ने आखिरकार एसी मोटर बना ही ली थी, लेकिन कहानी केवल यहीं पर खत्म नहीं होने वाली थी।